कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगने वाली है और उसमें कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। आज सबसे पहले लगेगी मॉरल साइंस की क्लास और आपको बताएंगे कि कैसे नेताओं की अंतरात्मा इस पाठशाला की पहली क्लास ने ही जगा दी। बड़ा मुश्किल काम होता है नेताओं की अंतरात्मा को जगाना, लेकिन न्यूज की पाठशाला की पहली क्लास ने यह अंतरात्मा कैसे जगाई आपको दिखाएंगे। पहली क्लास ने पब्लिक के 3 करोड़ रुपए कैसे बचा दिए वो आपको दिखाएंगे। आपके पैसे से अपना इनकम टैक्स भरने वाले कुछ दूसरे नेताओं को भी जगाएंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स की क्लास में आपको लिए चलेंगे और आज हार को सेलिब्रेट करना सिखाएंगे। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये तो आपने बहुत सुना, लेकिन हार कर भी खुश रहने वाला कैसे बनना है ये हम सिखाएंगे। फिर आपको लिए चलेंगे टेक्नोलॉजी की क्लास में। क्लास में आपको भूकंप से जान बचाने वाले 15 सेकंड के बारे में बताएंगे। अब भूकंप आप तक पहुंचेगा, उससे पहले भूकंप आने वाला है, यह खबर आप तक पहुंचेगी। न्यूज चैनल से नहीं, उसके भी पहले, यानी न्यूज चैनल के पास खबर पहुंचेगी भूकंप आया है, उससे भी पहले आपके पास पहुंचेगी। कैसे, ये पाठशाला में आज आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने जा रहा हूं पाठशाला की पहली क्लास की असर की खबर से। पंजाब के एमएलएज अपना टैक्स खुद भरेंगे, यह जानकारी मिल रही है। आपको याद होगा कि पहले ही दिन पाठशाला में हमने पंजाब के विधायकों की क्लास लगाई थी जो इतना पैसा कमाते हैं, करोड़पति हैं, लेकिन अपना टैक्स नहीं भरते थे। 117 में से 93 विधायकों का टैक्स सरकार भर रही थी, और सरकार भर रही थी मतलब आप और हम भर रहे थे। सरकार का अपना पैसा कुछ होता है, हमारा आपका पैसा होता है, तो मोटी सैलरी भी ले रहे थे और हमारे आपके पैसे से टैक्स भरवा रहे थे। हमने इसी पर नेताजी की क्लास लगा दी थी कि कमाई वो करें और उनका टैक्स आप क्यों भरे भैया बताइए। पाठशाला की पहली क्लास ने आपके पैसे बचाए। विधायक खुद से टैक्स भरेंगे कहने लग गए हैं। हमने वहीं पर खबर छोड़ नहीं दी थी, हमने जाकर विधायकों से पूछा कि आप टैक्स क्यों नहीं भरेंगे, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि हम भर देंगे भैया, हमारी अंतरात्मा जाग गई है। और पंजाब के एमएलए ने पाठशाला में अटेंडेंस भी लगाई। विधायकों ने पाठशाला से सीखा, बार बार अटेंडेंस लगाएंगे तो सीखते चले जाएंगे और सुधरते भी चले जाएंगे। लेकिन पहले आपको 2 अगस्त को, यानी पाठशाला के पहले दिन, जो हमने ये मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया था, जो क्लास लगाई थी विधायकों की, वो आपको उसका एक हिस्सा दिखाता हूं पहले, फिर दिखाऊंगा कि कैसे अंतरात्मा जगी है। ये आंकड़ा देखिए आप, 117 विधायक पंजाब के अंदर हैं कुल विधानसभा में, और इनमें से 93 विधायकों का टैक्स, इनकम टैक्स सरकार भर रही है। और ये आरटीआई में खुलासा हुआ है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आपको यूं ही नहीं बता रहा। पिछले 4 साल से ये हो रहा है, मतलब हमारे और आपके पैसे से ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब मैं आपको ये डेटा भी दिखाता हूं। ये आप, हमारे पास जो जानकारी आई है, देखिए अभी बताते बताते आ गई, ये आरटीआई की कॉपी है, ये आरटीआई की कॉपी है। और आपको ये बड़े आंकड़े जो हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि 4 साल में कैसे विधायकों का इनकम टैक्स भरा गया, जरा उसको देखिए। 2017-18 में 82,77,506 रुपए का टैक्स विधायकों को भरना था। भरा किसके पैसे से गया? मेरे आपके पैसे से। ठीक है, मैं पंजाब में नहीं रहता हूं तो इसका क्या मतलब, पंजाब में जो टैक्स का कलेक्शन जाता है वो पैसा कहीं और का है क्या? 2018-19 में 65,95,264 रुपए का टैक्स भर दिया गया। किसके पैसे से? हमारे आपके पैसे से। 2019-20 में नेताओं को भरना था इनकम टैक्स कितना? 64,93,652 रुपया, वो भी हमारे आपके पैसे से भर दिया गया। कांग्रेस के 61 विधायक इनकम टैक्स भरवा रहे हैं आपसे। आम आदमी पार्टी, ये दुनिया बदलने निकले थे, ये सब कुछ बदलने निकले थे। फ्री बिजली, फ्री पानी तो देंगे, लेकिन फ्री में अपना इनकम टैक्स भी भरवा लेंगे। प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई पंजाब के, इनकी आप एसेट देखेंगे करोड़ों में है, आप अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकते। पंजाब के मालदार माननीयों की स्थिति देखिए, 117 विधायक जिनके पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। गरीब आदमी हो तो समझ में आता है कि चलो तुम्हारा इनकम टैक्स भी भर दिया। यहां गरीब से गरीब आदमी एक चीज का पैसा भर रहा है, और ये करोड़ों कमाने वाले उन 117 में से 36 विधायक ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 से लेकर 5 करोड़ रुपए की है। यहां वो लोग कर्ज चुका रहे हैं, वो लोग जो है इनकम टैक्स भर रहे हैं अपना, जिन्होंने करोड़ का क भी नहीं देखा। सर मैं ये कह रहा हूं, कोई कानून बना दिया गया, आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप उसको विधानसभा में कैंसिल कर दें। मेरा टैक्स आप भरेंगे, मेरा इनकम टैक्स आप भरेंगे सर, बताइए।
मोदी जी का टैक्स कौन भरता है? मोदी जी का टैक्स मोदी जी भरते हैं, छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, मेरा टैक्स आप भरेंगे? उनका भी दिखा दीजिए ट्रैवलिंग अलाउंस हमारे। अरे भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स। मेरा टैक्स आप भरेंगे, बता दीजिए सर। एक मिनट, आप अगर पंजाब गवर्नमेंट में एमएलए होंगे तो हम जरूर बन देंगे। तो मैं एमएलए बनूं अपना टैक्स भरवाने के लिए, वीआईपी बनूं, जनता का टैक्स नहीं भरेंगे आप? ये 2 अगस्त की यादें थी कि किस तरीके से हमने आपका मुद्दा उठाया था, क्लास लगाई थी, और इसका असर क्या हुआ, विधायक क्या कह रहे हैं, अब आपको वो दिखाना चाहता हूं। पहले आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा जी को सुन लीजिए। अमन अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी से आते हैं, उसी आम आदमी पार्टी से जिनका ये दावा है कि वो पूरी पॉलिटिक्स बदल देंगे। हमने खबर दिखाई, हमने विश्लेषण किया, हमने सवाल उठाया, अपने रिपोर्टर को भेजा वहां पर उनके पास, तो उनकी अंतर आत्मा जाग गई। सुनिए जरा। I came to know from media that income tax on our salaries is paid by government. Within 48 hours, I have surrendered it. See, this is not right that who is enjoying what. Issue is that what is right and what is wrong. My inner conscience said that this is wrong, that when I am paying income tax and all other taxes on my own other business incomes and incomes from other sources, then why this income tax, which is quite a meager amount, then why this is paid by the government? अब अरोड़ा जी देखिए कितने सिंपल आदमी है। उनका टैक्स, उनका इनकम टैक्स सरकार भर रही है, ये भी उनको हमने बताया तो पता चला। या तो भैया पैसा बहुत है कि कहां जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, कौन टैक्स भर दे रहा पता ही नहीं चल रहा, या अरोड़ा जी जो है वो थोड़ा घुमा रहे थे कि उनको मीडिया से कोई हो सकता है। बताइए, आपका इनकम टैक्स कोई और भरता है, ये आपको पता चलता। और इनका बंगला देखिए, अरोड़ा जी का भी बंगला दिखाना बाकी है। ये अरोड़ा जी का बंगला है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं अमन अरोड़ा। इनका बंगला देखिए भाई, ये बंगले में रहने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा बंगला बने। अब ये जरूर हो सकता है कि इतने बड़े बंगले में जहां बहुत सारे कमरे हों, अंतरात्मा भी कहीं रह गई हो, और फिर जब हमने जाकर बताया तो इन्होंने सोचा कि अंतरात्मा को कमरे कमरे जाकर ढूंढा जाए, और फिर अंतरात्मा मिली और उसने कहा कि इनकम टैक्स अब मैं भरूंगा। लेकिन मैं स्वागत करता हूं कि इतना बड़ा बंगला बनाया है, इनकम टैक्स हमारे आपके पैसे से भर रहे थे, हमने बताया तो अंतरात्मा जागी और कह रहे हैं कि अब टैक्स भर देंगे। अब आपको परमिंदर सिंह ढिंडसा को सुनवाता हूं, जो कह रहे हैं कि पार्टी से बात करेंगे। ये कांग्रेस के विधायक हैं, अकाली दल के, माफ कीजिएगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। I'll take a call and sit with my party, and whatever the party decides, I'll go by that. And I think because since we have taken a stand that a separate commission should be set up and the MLAs should pay their own income tax, I think I'll go ahead and take a call on that basis. From now onwards, you will pay from your own pocket? Yes, surely, but before that I'll sit in the party, discuss it, because I can't unilaterally take a decision, and I think all the MLAs, ex-MLAs of our party will take a call according to the dictate of the party. तो अकाली दल के परमिंदर सिंह ढिंडसा साहब भी कह रहे हैं कि अब वो अपना टैक्स भर देंगे, लेकिन एक लाइन उन्होंने लगा दी कि कहीं ऊपर वाले नाराज हो गए तो, क्योंकि बादल साहब का टैक्स भी सरकार भर रही है और ये कह देंगे कि मैं अपना भरूंगा, तो बादल साहब बरस पड़े, वो बादल बरसे तो ये बह जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी से पूछ लूंगा और उसके बाद आगे का काम करूंगा। लेकिन परमिंदर साहब का बंगला नहीं देखिएगा, वो भी तो देखिए, ये परमिंदर साहब का बंगला है। अब इसको अगर आप बाहर से देखिए, पूर्व वित्त मंत्री रहे परमिंदर सिंह ढिंडसा साहब, लॉन में जो है वो घास काटी जा रही है, यहां हमारे और आपकी जेब कट गई इनका टैक्स भरते भरते, और बाहर कोई लॉन में घास काट रहा है। और ये बंगला देखिए, नहीं लगता है कि व्हाइट हाउस में रह रहे हो। दिल गदगद हो जाता है, लेकिन फिर दुखता है कि मेरे पैसे से इतना बड़ा बंगला रखते हैं और हमारे पैसे से टैक्स भरवाते हैं सर, और ये टैक्स छोड़ने के लिए भी आपको पार्टी से पूछना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, आपकी भी अंतरात्मा जागी और आप कह रहे हैं कि आप कर देंगे। अब आपको कांग्रेस के विधायक परगट सिंह को सुनना चाहिए, वो भी मानते हैं कि सुविधा छोड़ देनी चाहिए। But I personally feel we should give our income tax, whatever the income tax is. But the few MLAs, because ultimately it's the majority which ultimately take the decision. Few MLAs, they feel that they are basically not at that good at the financial angle. So it was in between. The bill was in between. I personally feel that we should give it.
कितनी कमाल की बात है, बताइए। किसी को ये पता ही नहीं कि उनका इनकम टैक्स कोई और भर दे रहा है। कोई कह रहे हैं कि मैं पर्सनली फील करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे करते हैं तो भर दीजिए ना भाई। लेकिन क्या है कि किसी को पता नहीं था, या पता नहीं था तो इनको लगा कि जब पता नहीं है तो चलो सब मलाई लूटो। लेकिन अब जब पता लग गया और हमने कैमरे भेजे, बंगले दिखाए, सवाल पूछना शुरू किया, तो अब सब कह रहे हैं कि मैं अपना अपना भर दूंगा। खैर, मैं आपको कुछ और जानकारी दिखाना चाहता हूं। नेताजी को जगाए हैं तो थोड़ा कायदे से जगाएंगे। पंजाब की बात जब कर रहा हूं तो पंजाब में 117 विधायक हैं और इनमें से 95 विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं। अब आप सोचिए, इनको कोई जरूरत है बंगला, मैंने आपको दिखाया, इतने बड़े बड़े बंगले हैं कि उसमें हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग भी रह सकते हैं। लेकिन 117 में से 95 विधायक जो करोड़पति हैं, उनका टैक्स हम और आप मिलकर भर रहे हैं। कितने विधायक किस कैटेगरी में आते हैं ये देखिए। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी वाले कितने विधायक हैं? 59 विधायक। 1 से 5 करोड़ रुपए कमाने वाले कितने हैं? 36 विधायक। सब करोड़पति हैं, कोई छोटा मोटा आदमी है ही नहीं। 25 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले 14 विधायक और 25 लाख रुपए से कम कमाने वाले 8 विधायक। ये बेचारे 8 विधायक जो हैं वो 25 से कम है, लेकिन फिर भी इनका जोड़िएगा तो 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी बनती है। इतना कमा रहे हैं सर, और फिर पैसा किसी और से भरवा रहे हैं टैक्स। ये नहीं होना चाहिए ना। अब अंतरात्मा जागी है तो सबकी जगा लीजिएगा। लेकिन अब आपको जानकारी देता हूं कि इनको टैक्स भरने के लिए जो पैसा इतना है कि आप मतलब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 10वीं का इनकम टैक्स भर सकते हैं, वो वाली स्थिति है। लेकिन आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि विधायक जी सक्षम है और सैलरी भी है, फिर भी टैक्स हम और आप भर रहे हैं। परमिंदर जी की बात हो गई, दूसरों की बात में हो गई। परमिंदर पिंकी, कांग्रेस विधायक फिरोजपुर से, इनका हाल आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से भर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, वो नहीं है, आपको आम आदमी की जानकारी देता हूं कि आम आदमी की कमाई कितनी है। ठीक है, इसको जरा आप कंपेयर कीजिए कि विधायक साहब, उनकी कमाई कितनी है और एक आम आदमी कितना कमाता है। आम आदमी पार्टी वाला नहीं कह रहा हूं, वो तो भाई साहब वहां भी वो बंगला बनाकर बैठे हैं। हम और आप जो आम आदमी है वो कितना कमाते हैं। विधायक साहब की कमाई है 2,04,000 रुपए महीने की, बता रहा हूं, साल की नहीं बता रहा हूं। और आम आदमी की कमाई कितनी है प्रति महीने, जो एवरेज निकलता है 11,254 रुपए। अब आप बताइए, 11,254 रुपए कमाने वाला अपना टैक्स भर रहा है और 2,04,000 रुपए कमाने वाला कहता है कि मेरा भी टैक्स तुम ही भर दो। कमाल है भाई। और आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि उत्तराखंड ने 2019 में कहा था कि हम खत्म कर देंगे। ये उत्तराखंड में भी है, पंजाब के विधायक अकेले नहीं है, उत्तराखंड में भी यही चल रहा है। वहां पर उन्होंने कहा था हम खत्म कर देंगे, किया नहीं। यूपी ने 2019 में खत्म कर दिया, योगी आदित्यनाथ सरकार ने। तेलंगाना में यही चल रहा है, पंजाब वाले अकेले नहीं है। हरियाणा तो अलग लेवल पर है बॉस। यहां पर बिना नियम बनाए 2017 तक, 2010 से 2017 तक 7 साल विधायकों का टैक्स जो है वो सरकार भरती रही। जब इनको पता चला कि टैक्स भरा जा रहा है, इनकम टैक्स, और नियम नहीं है, तो उन्होंने उसको खत्म करने के बजाय 2017 में नियम बना दिया और 2050 तक वो नियम चलेगा, ये कर दिया। अब बताइए, पंजाब वालों को जगाया है। आज कोशिश करता हूं कि जरा हम हरियाणा वालों को भी जगाते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद वहां भी कुछ स्थिति बदले। रमन मलिक, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक साहब, पंजाब के कुछ नेताओं की अंतरात्मा तो जाग गई, कह रहे हैं अपना टैक्स खुद भरेंगे। हरियाणा में कब होगा ये? नहीं, हरियाणा का भी सुशांत जी, एक तो पहले आपको बधाई आपके नए इनिंग्स पे इस चैनल में, और जिस प्रकार से आपने बेपाक अपनी पत्रकारिता करी है और YouTube पे आपको देखते रहे। लेकिन हाँ, जहां तक ये विषय है, इसके लिए इतना जरूर आपको बोल सकता हूं कि हमने तो रिकवरी का काम शुरू कर दिया है 2019 में। आउटलुक की बकायदा एक रिपोर्ट में अगर आप चाहें तो आपको भेज देता हूं। तो वी आर रिकवरिंग बैक जो गया हुआ है पैसा। तो अब आप लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं विधायकों का? नहीं, टैक्स विधायकों का हम क्यों भरेंगे? पर सर, मैं तो वेबसाइट पर गया हरियाणा सरकार की, हरियाणा विधानसभा की, मुझे तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि अब नहीं भरा जाएगा। तो देखिए, जहां तक मैं आपको बता दूं, एक विषय आया था 2000
19 में उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो टैक्स का पैसा था वो वापस रिकवरी करना शुरू कर दिया था। सबसे पैसा वापस ले रहे हैं कि मर्जी से जो लौटा रहा है उससे ले रहे हैं? नहीं सर, आप आउटलुक ने बकायदा ये खबर डाली है। आउटलुक तो एक ऐसा पत्रकारिता है जिसको हमारे से कुछ ज्यादा ही सर, क्योंकि मुझे नहीं मिली है। अब आप ये बोल रहे हैं तो मैं कल हरियाणा में चेक करवा लूंगा सर कि पैसा वापस आप लोग रिकवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको खबर आगे भिजवा देता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी। और रमन मलिक जी, इतना तो वादा कीजिए, अगर ये नहीं हुआ है, मान लीजिए खबर गलत है क्योंकि मुझे विधानसभा की वेबसाइट पर नहीं मिली, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग करवाएंगे ये वादा करके जाइए। देखिए, मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि इस प्रकार का एक आवेदन अगर नहीं हुआ है तो, अगर आप ये कंफर्म करते हैं नहीं हुआ, मैं भी कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्पीकर साहब को मैं खुद लिख के भेजूंगा कि इस प्रकार का कार्य होना चाहिए कि जो भी टैक्सेस हैं, वो जो तनख्वाह के टैक्सेस हैं किसी भी एमएलए के, वो उसके वहां जैसे एक साधारण व्यक्ति का टीडीएस कटता है वैसे उनके टीडीएस कटे। क्योंकि सर मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रिकवरी हो रही है, क्योंकि 2017 तक हरियाणा में बिना नियम के पहले इनकम टैक्स भरा जा रहा था। फिर आप लोगों को जब पता चला तो आप लोगों ने वो नियम, मतलब नियम नहीं है और इस पर छोड़ के कि चलो भाई अब ये नहीं होगा, आप लोग एक नोटिफिकेशन ले आए, नियम ले आए कि 2017 में एक नियम बना दिया कि टैक्स भरेंगे, और वो 2050 तक के लिए बना दिया। नहीं, ये मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास एक खबर है, आउटलुक की भी है। और सर उनको भूल जाइए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या छापा, मैं तो विधानसभा की वेबसाइट से बता रहा हूं, हमारे पास भी नोटिफिकेशन है सर। 2050 तक आपने कर दिया कि हम ही इनकम टैक्स भरेंगे विधायकों का, जो उनका अलाउंसेस है, और जो मंत्री हैं उनका इनकम टैक्स भरेंगे। अब ये कोई बात हुई सर? बताइए, 2050 तक। अलाउंसेस एक अलग विषय है, अलाउंसेस सुशांत एक अलग विषय है सर। हमारा तो कुछ भी कोई नहीं भरता ना सर, अलाउंसेस भी क्यों भरा जाए? नहीं, देखिए, उसमें दो चीजें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है कि आप अगर इसको देखें तो किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं, चाहे आप पत्रकारिता में हैं, चाहे आप नॉर्मल बिजनेसेस में हैं, वहां पे जब आप पूरा अपना समय लगाते हैं तो यू गेट सम स्टाइपेंड, यू गेट सम मनी, एक पैसा मिलता है आपको अपना घर चलाने के लिए। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों सर विधायकों को सैलरी नहीं मिलती है, घर नहीं मिलता? सर हम लोग को तो बंगला भी नहीं मिलता सर। हम तो ट्रेन से जाते हैं तो अपना पैसे से टिकट खरीदते हैं, हमको फर्स्ट क्लास में टिकट नहीं मिलता, हमको फ्लाइट का टिकट नहीं मिलता, हमको बाहर रहने के लिए हरियाणा भवन नहीं मिलता सर। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, अलाउंसेस एक अलग विषय है। अलाउंसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो भी जनसाधारण की सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। सर वो जनसाधारण की सेवा में यूज किया, फिर जनसाधारण से टैक्स भरवा लिया, ये क्या बात हुई सर? नहीं, टैक्स भरना गलत है सर। हाँ, तो बस आप यहीं रहिए सर, फिर उसको जस्टिफाई मत कीजिए, क्योंकि देखिए विधायक की जो सैलरी है सर, आम आप एवरेज निकालिएगा वो 2,04,000 है, और आम आदमी की एवरेज सैलरी 11,000 रुपए है सर। सर मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है उसको टैक्स करना अनिवार्य है सर। कुछ मैं इतना कह रहा हूं सर, सोर्स कोई भी हो, अदर हो, इधर हो, उधर हो, जब पैसा कमा लिया तो अपने पैसे से चुकाइए सर। कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए सर। आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस हैं, जिसमें आपके यहाँ घर पे जब आते हैं लोग, जो आपको उनकी देखभाल करनी है, कोई आपके पास रहने आ रहा है, कोई और चीजें हैं, 10 जगह आपको चीजें करनी होती हैं, वो अलाउंसेस एक अलग वो है, इट्स अ स्टाइपेंड काइंड ऑफ थिंग, जो कि आप बेसिकली अपनी जो जनता है, जो आपको जिसने चूज करा, उसी की सेवा में वापस लगा रहे हैं। कोई अपनी सेवा में सर, जिसकी सेवा में लगा रहे हैं फिर उसी से वापस ले ले रहे हैं तो फायदा नहीं हुआ ना। सबके लिए बराबर कर दीजिए सर। नहीं सर, आप प्लीज दोनों चीजों को अलग रखिए। नहीं, मैं अलग नहीं रख पाऊंगा सर। मैं अलग इसलिए नहीं रख पाऊंगा क्योंकि आम जनता का 1 रुपया कोई नहीं भरता सर। सर मैं भी टैक्स पे करता हूं आपकी तरह, मैं भी कोई मेरे को नहीं मिलता, लेकिन मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो आपके एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको कहीं पर सर एक बात ये भी तो समझिए कि देश के बाकी हिस्सों में जहां ये नहीं हो रहा,
वहां भी तो नेता काम कर रहे हैं, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, वो भी तो अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं। हरियाणा में कोई विशेष सर, व्यवस्था है क्या? आप चेक करवा लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलाउंसेस अगर कुछ मिल सर रहे मंत्री होते जी का हैं तो टैक्स ही भर रहे हैं, मंत्री जी की भी बात कर लीजिए ना। किसके टैक्स भर रहे हैं? मंत्रियों के। हाँ, वो आप जो बोल रहे हैं उसको एक बार जरूर देखा जाएगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा ठीक है सर, मैं कुछ दिन बाद आपके पास फिर लौटूंगा, एक हफ्ते में लौटूंगा बिल्कुल आपसे लौटूं। पूछने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, ये वादा लेकर आपसे ये क्लास अभी यहीं खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद, आपने ईमानदारी के साथ कम से कम ये कहा है कि आप इस पर काम करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और ये इनकम टैक्स हम भरें, ये सिस्टम खत्म होगा। न्यूज की पाठशाला में अब स्पोर्ट्स की क्लास का वक्त है और आज देश के लोगों की नजर टीवी पर क्यों थी और उस स्पोर्ट्स की क्लास में आपको क्यों लिए चलूंगा, ये आपको दिखाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। इधर उधर हिलिएगा मत, क्लास जारी है। बड़ा मजा आता था नहीं, स्पोर्ट्स की क्लास लगेगी, सब बाहर जाएंगे, खेलेंगे, कौन पढ़ने में मजा आता था। लेकिन देश के लोगों की नजर आज टीवी पर थी और ये स्पोर्ट्स की क्लास आपको बताएगी कि कैसे हार को सेलिब्रेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बहुत गौर से देखिएगा। टोक्यो में मैच चल रहा था, महिला हॉकी टीम का अर्जेंटीना से सेमीफाइनल मैच था। ये देश को लग रहा था कि टीम फाइनल में पहुंचेगी, इतिहास रचेगी, लेकिन हॉकी टीम मैच 2-1 से हार गई। बहुत सारे लोग निराश हो गए, लेकिन आज ये स्पोर्ट्स की क्लास इसीलिए लगाई कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हार को सेलिब्रेट करना आपको सीखना चाहिए। क्या आप महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को जानते हैं? आज मैं आपको एक एक खिलाड़ी, इस टीम में जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक एक से आपको मिलवाना चाहता हूं और फिर उनकी कहानी बताना चाहता हूं और उन कहानियों को सुनने के बाद आप खुद ये कहेंगे हां ये हार सेलिब्रेट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मिलवाता हूं रानी रामपाल से, जो कि कैप्टन है महिला हॉकी टीम की, और आपको यह तस्वीर दिखाता हूं। रानी रामपाल की कहानी सुनिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आती हैं रानी रामपाल और इनके पिता क्या करते हैं आपको पता है? रानी रामपाल के पिता घोड़ा गाड़ी चलाते हैं और मां किसी के घर में मेड का काम करती। पिता ने घोड़ा गाड़ी चलाकर बेटी को चैंपियन बनाया, 6 साल की उम्र से हॉकी खेलना शुरू करवाया। मां दूसरों के घरों में काम करती हैं। एक भाई है, वो किसी की दुकान पर काम करता है। दूसरा भाई है, वो कारपेंटर है। लेकिन ये लड़की रानी रामपाल सेमीफाइनल तक टीम को लीड करके ले गई और अभी भी उम्मीद है कि ब्रॉन्ज मेडल भारतीय टीम को मिलेगा। ये रानी रामपाल की कहानी बता रहा हूं। अब मिलिए गुरजीत कौर से। अमृतसर की मियादी कला गांव में रहने वाली गुरजीत कौर, इनके पिता ने बाइक बेचकर इन्हें हॉकी किट दिलाई। सोचिए वो बाइक से कहां कहां जाते होंगे, कितना काम पड़ता होगा बाइक का। बाइक बेच दी ताकि बेटी हॉकी खेल सके। क्रिकेट की किट दिलाते तो समझ में आता कि पिता के दिमाग में होगा कि बेटा या बेटी जाएगा और क्रिकेट खेलेगा तो पैसा कमा कर आएगा, तो बाइक क्या है, गाड़ी खरीद लूंगा। लेकिन इनको भी पता था कि बाइक बेच रहा हूं, साइकिल खरीदने के भी पैसे बचेंगे या नहीं, क्योंकि हॉकी का इस देश में क्या हाल है आपको पता है। लेकिन बेटी को देश के लिए मेडल लाने लायक बनाया जा सके, इसलिए उन्होंने बाइक बेच दी। इस हार को क्यों सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, सोचिएगा। आगे आपको दिखाता हूं। सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा से आती हैं। ये पिथरा पंचायत का इनका गांव है, बड़की छापर। वहां इनका परिवार खेती करता है। इनके घर में टेलीविजन भी नहीं है। सोचिए कितनी जबरदस्त कहानियां हैं ये, जिसके घर में टीवी नहीं है। वहां ये नक्सल प्रभावित इलाके में रहती हैं, इनका गांव वहां पर नक्सल प्रभावित इलाके में है। चाहती तो किसी के बहकावे में आकर बंदूक उठाती, लेकिन उठाया क्या इन्होंने, हॉकी, ताकि देश के लिए सपने पूरे करने में लग जाएं। और इनका सपना पूरा करने के लिए इनकी बहन ने क्या किया पता है आपको? घर घर जाकर काम करना शुरू किया, मेड का काम करना शुरू किया। यह है इस हार को सेलिब्रेट करने की वजह। अब आपको मिलाता हूं लाल रेमसियामी से। ये मिजोरम से आती हैं। मिजोरम से पहली खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी की नेशनल टीम में आई हैं और ओलंपिक में खेल रही हैं। इन्होंने 2019 में अपने पिता को खो दिया, लेकिन हिम्मत नहीं खो सकी। अंदर दिल में था देश के लिए कुछ करना है, और लाल रेमसियामी मिजोरम से टीम में चली गई, आज वहां खेल रही थी। अब आपको आगे दिखाता हूं। वंदना कटारिया, इनका नाम सुनिए। हरिद्वार के रोशनाबाद की निवासी हैं ये। इनके पिता BHEL में काम करते हैं।
परिवार ने पूरा साथ दिया, सपोर्ट दिया। नवनीत कौर, पिता इनके खेती करते हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा से आती हैं। सोचिए, खेती करते करते बेटी को भेज दिया कि जाओ देश के लिए मेडल की फसल उगाओ। आगे आपको टीम से मिलवाता हूं। सविता पुनिया, एक बार हॉकी छोड़ने का मन बना लिया था इन्होंने, सिरसा हरियाणा से आती हैं, लेकिन छोड़ा नहीं, लगी रही और आज सेमीफाइनल में टीम को लेकर गई। निक्की प्रधान, खूंटी झारखंड से आती हैं, गांव में कच्चा घर है, पक्का घर भी नहीं है इनका। वो जो विधायक साहब लोग अपना इनकम टैक्स भरवा रहे हैं बंगले में रह रहकर, वो देखें कि गांव में कच्चे घर में रहने वाले, जहां पर खेलने का मैदान नहीं है, वो हॉकी के टर्फ पर खेलना कहां से सीखी होंगी, सोचिए। लेकिन किया, टीम को सेमीफाइनल में लेकर गई, ये हार को सेलिब्रेट करने की बजाय। नवजोत कौर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, पिता मैकेनिक का काम करते हैं। नेहा गोयल, सोनीपत हरियाणा से, हॉकी करियर के लिए मां ने फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया कि बेटी हॉकी खेल सके। सोचिए। आगे तस्वीर देखिए, टीम के और सदस्यों से मिलिए। निशा वारसी, निशा नेहा दोनों की मां एक फैक्ट्री में काम करती थी। मोनिका मलिक, सोनीपत हरियाणा से, पिता चाहते थे कुश्ती खेले लेकिन पहलवान बने ये चाहती थी, लेकिन ये कुश्ती खेली। सोचिए कितना परिवार से लड़ना पड़ा होगा। इसके बाद मिलिए उदिता दुहन, हरियाणा हिसार से, 2015 में पिता का निधन हो गया लेकिन खेल नहीं छोड़ा। शर्मिला हरियाणा की रहने वाली हैं, पिता खेती करते हैं और शर्मिला जो हैं वो टीम को, देश को सेमीफाइनल में लेकर जाती हैं। दीप एक्का ग्रेस, सुंदरगढ़ ओडिशा से हैं। कई लोगों ने हॉकी खेलने का विरोध किया लेकिन फिर भी इन्होंने हॉकी का स्टिक उठाया। अब आपने एक बात सोची क्या, ये पूरी टीम से आप मिलिए और मैं आपको बताता हूं क्यों हमको हार सेलिब्रेट करनी चाहिए। इनमें से कोई खिलाड़ी, जिनको आपको मैं बता रहा था, किसी की मां जो है वो किसी के घर में जाकर काम करती हैं, कोई फैक्ट्री में काम करता है, किसी के पिता खेती करते हैं, किसी ने बाइक बेच दी, किसी ने किसी तरीके से इनको आगे बढ़ाया। लेकिन किसी को आपने देखा कि कोई बंगले से आता हो, कोई बड़े शहर से आता हो। बड़े बंगले में रहने वाले जिनके पास पैसा है, वो देश के लिए मेडल लाने के लिए अपनी बेटियों को आगे नहीं भेज पाए क्योंकि उनको पता था कि यहां पैसा नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम भी नहीं भेज पाएंगे, हिम्मत जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो खेती करने वाला, वो किसी के घर में काम करने वाला अपनी बेटी को भेज रहा है कि जाओ देश के लिए मेडल जीत कर आओ। और ये सेलिब्रेट करने की वजह है, इन्होंने जिस चीज को पार करके उस सेमीफाइनल तक में जगह बनाई है, वो सेलिब्रेट करने की वजह हम सबके लिए। इनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि जो वो सपना देख रहे हैं वो ओलंपिक में जाकर सेमीफाइनल में पहुंचकर उस वक्त पूरा होगा जब विराट कोहली और उनकी टीम इंग्लैंड में क्रिकेट मैच खेल रही होगी, टेस्ट मैच, और देश उस टेस्ट मैच को नहीं, इनका मैच देख रहा होगा। यह सेलिब्रेट करने की वजह है। और आपको कहानी दिखाता हूं कि यह तस्वीर देखिए, बेटी सलीमा का मैच देखता हुआ परिवार है। अब आप इनकी कहानी सुनिए। जो सलीमा अभी आपको टीम में मिलवाई थी, उनके घर में टेलीविजन नहीं था। झारखंड के सिमडेगा में रहती है। सिमडेगा दिल्ली से कितना दूर है मत पूछिएगा, क्योंकि रांची से ही 5 घंटा पड़ता है, तो दिल्ली से आप समझ जाइए। इनके सलीमा टेटे के घर पर टीवी नहीं, गांव में टीवी नहीं, घर तो छोड़ दीजिए, गांव में टीवी नहीं। माता पिता मैच देख ही नहीं सकते थे। सेमीफाइनल का मैच था, प्रशासन ने कहा कि टीवी भी लगवाओ, वहां पर डीटीएच भी लगवाओ, जनरेटर भी पहुंचवाओ, ताकि मैच के बीच में बिजली चली जाए तो कम से कम गांव देख तो पाएगा। तब जाकर सलीमा ने और सलीमा के परिवार ने और उसके गांव ने सलीमा टेटे का मैच देखा। हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बच्चे बैठे हैं ना, उनको जितना इंस्पायर की गई है, करके गई हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। और सिर्फ हॉकी प्लेयर्स की कहानी नहीं है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहन का आपको गांव दिखाना चाहता हूं। असम में गोलाघाट जिले में उनका गांव पड़ता है और उनके घर तक जाने के लिए पक्की रोड ही नहीं है। पक्की रोड नहीं है। सोचिए वो कहां तक रास्ता बनाकर पहुंच गई। और ये आप तस्वीर देखिए उनके गांव की कि पक्की रोड नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल जीती तो घर पर जाने के लिए रोड बनने लगी कि शायद मीडिया पहुंचेगी तो देखेगी कि रोड नहीं है, तो रोड बनवाया जाने लगा। 3.5 किलोमीटर का पक्का रास्ता अब बन रहा है जब वो मेडल जीत रही, जिससे मेडल लेकर गांव आने पर उनका स्वागत किया जा सके। उस बॉक्सर का गांव है ये, जिसने ओलंपिक के 121 साल के इतिहास में भारत की तरफ से बॉक्सिंग का सिर्फ तीसरा मेडल जीता है। ये 3 मेडल भी पिछले 2 दशक में आए। विजेंदर सिंह ने 2008 में जीता था। मैरी कॉम की तो फिल्म भी आप देख चुके होंगे, 2012 में वो मेडल जीती थी। रवि दहिया की बात कीजिए, कुश्ती के फाइनल में पहुंच गए। 57 किलोग्राम वर्ग में वो गोल्ड के लिए खेलने जा रहे हैं।
हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। पिता किराए पर जमीन लेकर खेती करते थे। बेटे के लिए फल खरीदने के लिए 40 किलोमीटर दूर दिल्ली आते थे। रवि दहिया ट्रेनिंग के लिए छत्रसाल स्टेडियम गए। 20 लोगों के साथ एक कमरे में रहते थे। आज उसी छत्रसाल स्टेडियम में लोग बैठकर उनका मैच देख रहे थे। रवि दहिया का जब कजाकिस्तान के रेसलर से मैच था, तब कजाकिस्तान के रेसलर ने उन्हें दांत काट लिया। और आप सोचिए कितना दर्द हुआ होगा जब उसको रेसलर को वो दबा रहे होंगे नीचे और वो यहां पर दांत काट रहा था। वो तस्वीर आप देखिएगा, सोशल मीडिया पर चल रही है। उन्होंने छोड़ा नहीं उसको, क्योंकि देश के लिए मेडल लाना था। दीपक पुनिया आज अपना मैच हार गए, लेकिन वो ब्रॉन्ज मेडल की रेस में अब भी बने हुए हैं। दीपक पुनिया हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। पुनिया के पिता दूध बेचते थे, परिवार की मदद करना चाहते थे, इसलिए दंगल में हिस्सा लेने लगे। पहला दंगल जीते तो कितना मिला? 5 रुपया। ये वो लोग हैं, आपको पता है, ये वो लोग हैं जिनकी कहानी आज आपको बता रहा हूं, ताकि आप सीखें कि हार को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। जिनको बाद में कोई याद भी शायद ना रखे, कहां होंगे कोई पूछे नहीं, लेकिन फिर भी देश के लिए वहां तक गए। इसलिए हार को सेलिब्रेट करना सीखिए। और चीन और अमेरिका से कंपेयर करते हैं, स्पोर्ट्स पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं वो, और हमारे यहां 1 लाख करोड़ भी खर्च नहीं होता। और हम उम्मीद इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। किसी से पूछिए बेटा आपका क्या बनेगा? इंजीनियर, डॉक्टर। अब पूछिए क्या बनेगा? क्रिकेटर। लेकिन मेडल सबको चाहिए ओलंपिक में। पहले हार को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिएगा ना। जैसे नरेंद्र मोदी हारने पर सबको फोन लगाकर हौसला बढ़ाते हैं, वैसे ही हार को सेलिब्रेट कीजिए। अपने बच्चों की हार को भी सेलिब्रेट कीजिए। देखिए देश बदल जाएगा। लेकिन हारने पर हमारे यहां क्या होता है? भूकंप आ जाता है, जलजला आ जाता है। उस भूकंप की बात नहीं करूंगा। अब क्लास में बात करूंगा भूकंप से बचाने वाले सिस्टम की, जिसको लॉन्च किया गया है। भूकंप वार्निंग अलर्ट सिस्टम, देश का पहला वार्निंग अलर्ट सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और ये कहां लॉन्च किया गया है वो आपको बताऊंगा। क्या इसमें है वो आपको बताऊंगा। दरअसल इसमें क्या है कि उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी की क्लास में अब आपको लिए चल रहा हूं। इस क्लास में बहुत जरूरी चैप्टर है। अभी तक क्या होता है? भूकंप आता है और आप क्या करते हैं? फिर मन बनाते हैं कि भागना भी है कि नहीं भागना है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, पता नहीं यहीं रह जाओ, छोड़ो, कौन भागकर नीचे तक जाएगा या बाहर जाएगा। फिर अगर मन बन जाए तो आप क्या करते हैं? फिर चप्पल ढूंढना शुरू करते हैं कि चलो। फिर जब तक बाहर निकलते हैं पता चलता है भूकंप या तो खत्म हो गया और आप बच गए, नहीं करे इसी में उहा पो में रह गए तो बिल्डिंग गिर गई या कुछ हो गया, तो फिर भगवान ही मालिक है, भगवान की मर्जी पे सब है। लेकिन अब देश में एक नया अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम आ गया है। ये पहला सिस्टम लगा है उत्तराखंड में। ये काम कैसे करता है, क्या फायदे हैं, ये आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब को देख रहे हैं, जिन्होंने इसको आज लॉन्च कर दिया है। धामी साहब को आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में तो वैसे सियासी भूकंप बहुत आता है, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है कि सियासी भूकंप आने वाला है वो बता दो, और वो भी 15 सेकंड पहले जानकर क्या कर लीजिएगा। लेकिन भूकंप में 15 सेकंड पहले पता चल गया तो बहुत काम हो जाता है। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये तस्वीर आपके सामने रखता हूं। अच्छा, एक काम करता हूं, वो एलईडी का एनिमेशन आपको दिखाता हूं। ये, हाँ, अब आप ये देखिए कि ये सिस्मिक सेंसर लगा हुआ है। ये कंट्रोल रूम है और ये आपका घर है। ये टेढ़ा ऐसे बनाया है जैसे गिर जाएगा अभी, लेकिन आपको समझाने के लिए लगाया है। तो यहां से सारा डेटा जो है वो इधर जाता रहेगा। ये भूकंप वार्निंग सिस्टम काम कैसे करता है? दरअसल उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, इस नाम से ये वार्निंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि अलर्ट भेजता है। जहां भूकंपीय तरंगें पहुंचने की संभावना है, यहां से ये सिस्मिक सेंसर जो है वो देख रहा है और उन इलाके में लोगों को फोन पर अलर्ट भेज देता है, जिससे कि लोग सुरक्षित जगहों पर निकल जाएं। मतलब अमेरिका, जापान, मैक्सिको में तो ये लगा हुआ था, अब इंडिया में पहली बार आ गया है। और 200 सेंसर ऐसे लगा दिए गए जो सेंट्रल थ्रस्ट जोन में होंगे और सिस्मिक डेटा कलेक्ट करके भेजेंगे। ये आईआईटी रुड़की कंट्रोल रूम को सिग्नल भेज देंगे, वहां से एल्गोरिदम को पढ़ा जाएगा कि क्या इसका मतलब हुआ, ये क्या आया, और उसके बाद जो है वो आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा। और 5.5 उससे ज्यादा होगा, जो रेक्टर स्केल पर मापते हैं, 5.5 से ज्यादा होगा तो फिर अगर आप पहाड़ में भूकंप आया, उत्तराखंड का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वहीं लॉन्च हुआ है, तो वहां पहाड़ में भूकंप आया है तो देहरादून में लोगों को 15 सेकंड मिलेंगे भागने के लिए। मतलब आप फोन देखे, भूकंप का अलर्ट है, उठे और भागकर बाहर चले गए। और यकीन मानिए 15 सेकंड भूकंप के लिहाज से बहुत होते हैं अगर आप भागना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस पर हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए। आज हमने सोचा कि इसमें एक्सपर्ट को भी बुलाया जाए, गेस्ट लेक्चरर को, जो आपको समझाएंगे। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका।
थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये भूकंप अलर्ट सिस्टम है क्या सर, कैसे काम करेगा? के सिद्धार्थ साहब। देखिए, ये पूरी तरह से भूकंप के भविष्यवाणी से संबंधित है। भूकंप की जो भविष्यवाणी होती है वो 3, 4, 5 वेरिएबल पर होती है, हो सकती है उसके आधार पर। एक वेरिएबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोसिस्मिसिटी, मतलब कि भूकंप आने के ठीक पहले छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं जो बहुत छोटे इंटेंसिटी के होते हैं, एक पहलू होता है। दूसरा होता है उसके पहले जो जमीन है, जमीन के पीछे में कुछ कुछ दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तीसरा है भूकंप आने के ठीक पहले जानवरों के बिहेवियर में कुछ कुछ परिवर्तन आता है। भूकंप आने के ठीक पहले कुओं में परिवर्तन आता है और उस जगह के कुछ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी में भी परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर क्या किया गया होगा कि एप्लीकेशन में इन सभी चीजों का समावेश किया होगा और समावेश करके यह बता सकता है कि जैसे ही माइक्रोसिस्मिसिटी बढ़ती है और माइक्रोसिस्मिसिटी बढ़ते 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 एक सीमा के बाद आएगी तो उस समय भूकंप की भविष्यवाणी की सकती है, क्योंकि माइक्रोसिस्मिसिटी मतलब कि छोटे छोटे भूकंपों के बाद में ही एक बड़ा भूकंप आता है। तो उनको बताया जा सकता है कि अब एक बड़ा भूकंप आने वाला है, आप लोग अब यहाँ से भाग जाइए। उस एप्लीकेशन में इससे संबंधित इन सारी चीजों का समावेश होगा जिसके आधार पर वह कुछ हद तक ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं। सर ये कितना प्रिसाइज होगा, मतलब इस पे कितना भरोसा करें कि अपने घर की पंखे और तस्वीर पे भरोसा करना है कि वो हिल रहा है तो भागना है, या ये मैसेज आएगा तब भागना है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इन सभी चीजों ने इन सब चीजों का अकाउंट में लिया होगा, इस एप्लीकेशन ने अकाउंट में लिया होगा। किसी को देखना नहीं है, वो तो आप सामान्यतः देख लेते हैं। आप माइक्रोसिस्मिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपको पता ही चल पाएगा कि माइक्रोसिस्मिसिटी के आधार पर क्या हो सकता है। वो उस तरह का है जैसे कि आपने आरोग्य सेतु आपने लॉन्च किया अपने पास में, तो वो आपको बताया था कि आसपास का व्यक्ति आपके पास में इन्फेस्टेड है या नहीं है। तो बहुत से वेरिएबल इसमें इस पार्ट में इंक्लूडेड है। इसी इंक्लूजन के आधार पर यह निर्णय ये खुद प्रोसेस करता है। अब मान लेते हैं ये इंफॉर्मेशन आया आपके पास में एक सेंट्रल कमांड रूम में, आपके पास एक प्रोसेसर है। उस प्रोसेसर ने क्या किया कि उसको प्रोसेस किया, हो सकता है एक सुपर कंप्यूटर है, प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद बता दिया मॉडलिंग, ये एल्गोरिथम है, ये प्रोसेस करने के बाद बता दिया कि अब 5 मिनट के बाद में अब अगर और 5 और छोटे छोटे भूकंप आए तो अब एक भूकंप का बड़े भूकंप का आना तय है। तो ये सारा का सारा डेटा जितना भी है वो सारा एक सेंट्रल कमांड में फीड होता होगा। सेंट्रल कमांड में फीड होने के बाद वो प्रोसेस होता होगा। प्रोसेस होने के बाद में वो प्रेडिक्शन करता होगा कि अब ऐसा होगा तो इसकी भूकंप की ऐसी इंटेंसिटी हो सकती है, जिसमें कि सारे वेरिएबल्स को हम लोग जान लेते तो हैं। क्या सर ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये पूरे देश के लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई खतरा तो कई जगहों पर है, अलग अलग राज्यों में भी है? देश के लिए क्यों नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल, लेकिन इस एप्लीकेशन में भी बहुत सारे नए चीजें भी समावेश होंगी, तब जाकर ये कुछ हद तक ये परफेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो दुनिया में अपने किस्म का ये अपना पहला एप्लीकेशन होगा जो भूकंप के पूर्वानुमान के ऊपर में काम कर रहा होगा या काम करेगा। ऐसी दुनिया में अगर ऐसे बहुत से एप्लीकेशन नहीं है जो कि वास्तविक रूप में बता सकें कि ये वास्तविक रूप में सच में भूकंप आएगा और उसकी सीमा। सर लेकिन ये तो चेक करने का भी तरीका नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल भूकंप लाएं और चेक करें कि भाई बता भी रहा है कि नहीं बता रहा है। नहीं, आर्टिफिशियल भूकंप लाकर आप कुछ हद तक चेक कर सकते हैं इसे। क्योंकि आर्टिफिशियल भूकंप कैसे, आप माइंस में है तो ब्लास्ट करके आर्टिफिशियल भूकंप ला सकते हैं। आप डैम के पास में उस जगह पर है, ट्रक को ट्रेन जब पास करती है तब भी माइक्रोसिस्मिसिटी आती है, आप महसूस थोड़ी ना करेंगे। अगर मान लेते अभी 3 रिश्टर स्केल पर भूकंप आए तो ना आपको स्टूडियो में पता चल पाएगा ना हमें पता चल पाएगा, लेकिन एक सिस्मोग्राम इस बात को ट्रैक कर लेगा, आसानी से कर सकता है वह। तो इसको हम लोग कुछ हद तक वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा है, मतलब क्या होता है, आप एक बार एक नए तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि बारिश होगी, तो बारिश क्यों होगी? जमीन गर्म है, हवा ऊपर उठ रही है, हवा में इतना मॉइस्चर है, फिर बड़े बादल बनते हैं, लाइटनिंग आती है। ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं पर कोई कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद बताता है कि अब यहाँ पर बारिश होगी। हाँ, इसके बाद ये होता है कि हवा उठाकर उस बादल को लेकर अलग जगह पे चला जाता है। ये सारी चीजें होंगी। भूकंप में भी ऐसा ही किया जाएगा। ये सारे वेरिएबल्स, सारे जितने घटक हैं, सबको एक जगह पे लिया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा
प्रोसेस करने के बाद में उसमें एक अलॉग्रिथम है, जैसे कि आप यूट्यूब में देखते होंगे कि आपने एक तरह के चित्र देखा तो उसी तरह के चित्र आपके पास में आना शुरू कर देते हैं, वो अलॉग्रिथम है। तो इस अलॉग्रिथम के सहारे बताएगा कि हाँ, अब यहाँ पर और 5 भूकंप अगर आए, 10 आए, तो यहाँ पर एक बड़े भूकंप का आना बिल्कुल तय है, क्योंकि एक सर आपको आपने बहुत विस्तार से समझाया और सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा, लेकिन फिर ऐप इसीलिए बनाया गया है, सुपर कंप्यूटर इसी तरीके से कैलकुलेशन करेगा और उम्मीद है कि ये और बढ़िया और रिफाइन होगा और देश के काम आएगा। बहुत शुक्रिया के सिद्धार्थ साहब आपका। थैंक यू, आपका भी। तो के सिद्धार्थ साहब ने बड़े विस्तार से समझाया अच्छे से कि क्या होगा, कैसे होगा और कैसे ये सिस्टम काम करेगा। लेकिन ये सिस्टम जरूरी क्यों है, इसको भी तो आपको देखना चाहिए। तो अगर यहां पर अगर जानकारी दे सके कि ये सिस्टम जरूरी क्यों है, जो हमारा इलाका अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं कि सिस्मिक जोन 2 जो है वहां पर 4.9 तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं और देश में इसमें इस जोन में देश के बाकी हिस्से आते हैं। मतलब जो आप बाकी ये हिस्सा देख रहे हैं करीबन ज्यादातर जो है वो सिस्मिक जोन 2 में आते हैं। सिस्मिक जोन 3, ये जो पीला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये सिस्मिक जोन 3 है, मध्यम खतरे वाला जोन है, देश का 30% हिस्सा इसमें आता है। सिस्मिक जोन 4 जो है यहाँ पर 7.9 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है और ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा ब्राउनिश कलर का, ये वो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं कि ऊपर पहाड़ी हिस्सा और इधर का हिस्सा है। और सिस्मिक जोन 5 जहां पर भयंकर खतरा है, 8 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, देश का 11% हिस्सा जो है वो इसमें पड़ता है और इसमें आप देखिएगा कि पूरा पूर्वोत्तर जो है वो इधर पड़ता है और कुछ ऊपरी इलाका है। तो ये आपको हिस्सा दिखा रहा हूं, अगर आप ये जूम इन करके देखेंगे ये पूरा पूर्वोत्तर का हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि इस सिस्मिक जोन 5 में आता है और यहां पर आप देखिए पूरा हिस्सा जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब आप देखिए सिस्मिक जोन 4 में कौन कौन से शहर है, दिल्ली, गाजियाबाद, पटना, कोलकाता, देहरादून, चंडीगढ़, गोरखपुर, ये 4 में आते हैं और यहाँ पूरी स्थिति है जो आपको दिखा रहा था। और रिक्टर स्केल पर तबाही कैसे मापी जाती है, अगर वो दिखा सकें एक बार पाठशाला खत्म करने से पहले दर्शकों को, कि रिक्टर स्केल पर ये कैसे मापा जाता है कि क्या होगा, अगर उसका ग्राफिक्स यहाँ डाल सके। ये तो आप देख रहे हैं कि कैसे दरार पड़ती है दीवारों में जब भूकंप तेज आता है और लोग जो हैं बाहर आ जाते हैं। ये भी अच्छी बात है जो मैं आपको कह रहा था कि इंतजार मत कीजिए। तो ये थोड़े विजुअल जो है, ये तस्वीर है। अब आप देखिए हल्का कंपन होता है तो 1 रिक्टर स्केल पर 1 आता है। 3 के लिए क्या स्थिति है, जब 3 रिक्टर स्केल पर होगा भूकंप की तीव्रता 3 आएगी, जो आप न्यूज में नहीं देखते नीचे फ्लैश चलता रहता है 3 हो गया, तो झटका लगने जैसा कुछ महसूस होगा, लगेगा कि हल्का सा कुछ हुआ है। फिर आप पूछेंगे कि तुमको भी लगा क्या, तुमको भी लगा क्या, ये वाली स्थिति 3 में होती है। फिर जब आप बढ़ेंगे 5 पर, फर्नीचर हिल सकता है, इसमें आपको थोड़ा वो फीलिंग भी आ सकती है कि घर में भूत तो नहीं है, लेकिन वो भूकंप होता है, भूत पे मत जाइए। 6 पे जो है वो इमारतों की नींव हिल सकती है, इसमें पूरी बिल्डिंग हिल सकती है, तो पूरी बिल्डिंग बाहर आ जाए, वो वाली स्थिति हो सकती है। और ये जो 8 नंबर आप देख रहे हैं, बड़े पुल गिर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि सिस्मिक जोन 5 में जो शहर पड़ते हैं उनके लिए खतरा जो है वो बड़ा भयंकर होता है। तो इस बात को समझिए। तो इसीलिए आपको ये समझाया है, पूरी कहानी, पूरी बात पाठशाला में समझाई। ये एक ऐसा ऐप तो आ गया जो आपको बचा सकता है, लेकिन उस ऐप के बावजूद आप बचेंगे या नहीं, आप पे भी निर्भर करता है। टांग फैलाकर सोए मत रहिए, हिल रहा है घर, बिस्तर, पंखा, कुछ भी, तो भागकर बाहर जाइए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है इस क्लास में, पाठशाला में आने के बाद आपने आज बहुत कुछ समझा होगा खबरों के लिहाज से। इसी तरीके से खबरों के अलग अलग चैप्टर पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने खोलते रहेंगे, दूसरों की सबकी क्लास भी लगाते रहेंगे। आप अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। नमस्कार।